हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश धाकड़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैथ्स और फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से जुलाई में भी आपका स्कूल नहीं खुलना है, तो ऑलरेडी अप्रैल और जून मिला लिया जाए तो 2 महीने आपका स्कूल डिस्टर्ब हो गया है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिससे आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें और खुद भी तैयारी करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियो के बारे में बताएं ताकि वो भी अपने बोर्ड्स की तैयारी कर सके। और एक और चीज़, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं कंटिन्यू 2 या 3 वीडियो में कंटिन्यू मेरे चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आपकी तैयारी जो कंटिन्यू चलती रहे। तो आज जैसा कि क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं और फर्स्ट चैप्टर के मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, तो पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है विद्युत क्षेत्र। तो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि विद्युत का मतलब होता है करंट, जैसे अपने घर में जो करंट आता है उसकी बात कर रहा है वो। तो सबसे पहले विद्युत को समझना जरूरी है कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत एक्चुअली में आवेश के रूप में होता है। अगर धारा की डेफिनेशन देखी जाए, करंट की डेफिनेशन देखी जाए तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन आवेश की बात करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर चैप्टर है, तो यहाँ पे जो भी आवेश होगा वो स्थिर होगा। तो मैं इस विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको डायग्राम से बताने वाला हूँ। मैंने ये एक आवेश रखा है स्थिर, तो यहाँ इसके आसपास मैंने एक क्षेत्र बनाया है जिसको बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि अगर किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र देख लिया जाए जहाँ तक उस आवेश का प्रवाह होता है तो उसको उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो बिल्कुल इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको कम से कम डेफिनेशन भी आपको रटना नहीं पड़े, बार बार याद नहीं करना पड़े, भूलने की समस्या नहीं होगी। अगर आप पिक्चर बना के, डायग्राम बना के उसकी डेफिनेशन भी याद करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक आपके माइंड में स्थिर होती है। तो जैसे यही डेफिनेशन की बात की जाए तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे कैसे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसी डायग्राम से मैं एक और क्लियर कर देता हूँ कि ये जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र भी बताया आपको, ये अपना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कोई एकांक धनावेश रखा है, इसको बोला जाएगा एकांक धनावेश, इसको बोलेंगे एकांक धनावेश। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये विद्युत क्षेत्र है अपना। तो बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर आते हैं इसके बाद में फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फार्मूला बनता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से, इक्वल में एफ के अपॉन में Q0, जिस एकांक आवेश की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक क्लियर करते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में, तो वहाँ यही चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा तो वो इसी फार्मूले से बनेगा। जैसे बल का आप लोगों को 11th में पढ़ा होगा कि बल का ऐसा ही यूनिट होता है न्यूटन, और ऐसे कैसे आवेश का होता है कूलाम। तो यहीं से इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति, क्योंकि अपॉन में है ना तो प्रति कूलाम पढ़ा जाएगा इसको। और शॉर्ट में अगर बोला जाए तो कैपिटल N ऑब्लिक कैपिटल C। अभी मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे अगर वो ऐसा ही यूनिट का रखा गया है नाम, जैसे न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है, कूलाम एक व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ पे कैपिटल आएगा। बाकी अदरवाइज स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ऐसे कैसे CGS मात्रक की बात की जाए, CGS मात्रक, तो CGS मात्रक भी इस फार्मूले से ही बनेगा। बस ध्यान ये रखना है कि बल का CGS मात्रक होता है डाइन, तो डाइन आ जाएगा, फार्मूले से ही बना। और कूलाम के लिए होता है स्थित कूलाम, क्या होता है स्थित कूलाम। तो ये इस तरीके से इसकी CGS मात्रक बना। फिर बात आती है विमीय सूत्र की। एग्जाम में कभी कभी विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका विमीय सूत्र
किस तरीके से 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो विमीय सूत्र भी इस फार्मूले से बन रहा है। जैसे अगर बल की बात की जाए, बल का अगर विमीय सूत्र देखा जाए तो m(L)T⁻²। अब ये भी कैसा है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान के लिए m आएगा और त्वरण के लिए L(T⁻²) आएगा अपॉन में नीचे जो लिखा है आवेश, और आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय। आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय। तो धारा को एम्पियर में नापा जाता है, उसके लिए A आएगा, फिर से कैपिटल आएगा, और डॉट में समय के लिए T आएगा। अभी इनको अगर ऊपर ले जाएंगे तो फार्मूला बनेगा अपना फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, M तो आना है, L भी आना है, ये T ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो -2 -1 -3 बन जाएगा, तो T की पावर -3 और A की पावर ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र भी हो गया है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, इसमें डेफिनेशन भी आप डायग्राम से याद करें ताकि ज़्यादा समय तक माइंड में सेट रहेगी, तो बार बार याद नहीं करना पड़ेगी। फिर बात आते हैं तीसरे टॉपिक पे, विद्युत द्विध्रुव। तो जिससे यहाँ से पता चल रहा है कि द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव होते हैं, जैसे चुंबक में NS होता है, उस तरीके से यहाँ पे दो ध्रुव होते हैं, दो पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट पे दो आवेश रखे जाते हैं। आवेश हो जाते हैं परिणाम में बराबर होते हैं, उनकी क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन वो विजातीय आवेश होते हैं, मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके साइन विपरीत होते हैं। जैसे मैं डायग्राम से क्लियर करवाता हूँ, तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने एक द्विध्रुव बनाया है, जिसको मैंने A से B, ये दो ध्रुव है इसके, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इसमें सेंटर पॉइंट होता है O, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L या 2A से रिप्रेजेंट करते हैं, 2L या 2A से। तो विद्युत द्विध्रुव क्या बना, जिसमें दो ध्रुव होते हैं और जिन पे दो आवेश रखे जाते हैं। आवेश दोनों परिणाम में बराबर होते हैं, क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन विजातीय होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि अल्प दूरी पर, ये 2L जो होता है ये बहुत कम दूरी होती है, तो बोला जाएगा अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम के विजातीय आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ऐसा कैसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाती है। तो फिर से मैं थोड़ा डायग्राम यही बना देता हूँ, इसी से इसका क्लियर होगा। ये BA+Q -Q, ये सेंटर में O है और दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ से फिर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन याद करने के पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूले से डेफिनेशन इजी याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये फार्मूला लिखा है जिसमें ये एक आवेश है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए संकेत आता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो अभी डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आगे इसमें पढ़ते हैं इसका SI मात्रक। इसका SI मात्रक क्या बनेगा, तो देखिए इसका SI मात्रक यहीं से फार्मूले से बनाएंगे। आवेश के लिए आता है कूलाम, अभी पढ़ा था आप लोगों ने, आवेश के लिए आएगा कूलाम, और डैश क्योंकि प्रति नहीं आना है, अपॉन में होता है तो प्रति आता है, तो यहाँ पे इसके लिए आता है मीटर। तो ये इस तरीके से इसका SI मात्रक बनेगा। इसको संकेत के रूप में दिखा जाए तो CM, C या डायरेक्ट M, C कैपिटल आएगा M स्मॉल आएगा। ऐसे कैसे, अगर विमीय सूत्र की बात की जाए, इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो विमीय सूत्र भी यहीं से बनेगा। आवेश के लिए मैंने बताया था Q के लिए क्या होता है AT, धारा गुणित समय, और लंबाई के लिए क्या आता है, कैपिटल L आता है, विमा है, ये 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे M तो नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो M0 L T और A इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, 11th में पढ़ा होगा आपने, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, ये तीन सीक्वेंस होता है। उसके बाद धारा वगैरह, ये बाकी केल्विन वगैरह आता रहता है, उसमें अदर एक्स्ट्रा चीज़ आती रहती है। तो ये तीन मेन चीज़ें होती है, द्रव्यमान, लंबाई, इसमें L और T, टाइम के लिए T आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह के लिए L आता है, और द्रव्यमान के लिए M आता है। तो ये इस फार्मूले से इस तरीके से विमीय सूत्र बना। तो ये मैंने 4 टॉपिक अभी आपको क्लियर करे हैं बेसिक, तो आपको इनके डायग्राम से इनकी डेफिनेशन याद करें, और ये SI मात्रक और CGS मात्रक और विमीय सूत्र भी आप फार्मूले से बनाएं, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं आना है, बार बार याद करने की परेशानी नहीं होगी। और अगले टॉपिक में मैं लेने वाला हूँ अक्षीय टॉपिक की, अपन बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अक्षीय स्थिति क्या है,
अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति क्या होती है इसको क्लियर करना जरूरी है। तो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि अक्षीय का मतलब होता है अक्ष पर, तो द्विध्रुव के अगर अक्ष पर अगर कोई पॉइंट स्थित होगा तो उसको बुलाया जाए अक्षीय स्थिति में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र पी की बात कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, बिंदु कौन सा है, पी है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो डेफिनेशन की बात हुई। फिर थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। तो डायग्राम में ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और E1 और E2 दो तीव्रताएं हैं। ये E1 जो है पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज थ्योरी जो बनती है, कभी भी थ्योरी अपने को याद नहीं करना है, डेफिनेशन भी याद नहीं करना है, थ्योरी भी याद नहीं करना है। थ्योरी भी डायग्राम से बनेगी। एक बार भी थ्योरी आपको बोल के बता रहा हूँ कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी बनेगी, वो डायग्राम से लिखना है। अभी बात आती है प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट P पर तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी। तो E1 इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में क्यू के अपॉन में एपी स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो एक तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर जो होती है दूरी के लिए आता है। तो वैसे यहाँ दूरी देखी जाए तो ए से पी तक की दूरी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पे बात कर रहे हैं तो ये इस दूरी की बात करेंगे। और इस दूरी के लिए यहाँ पे कोई दूरी अपनों ने बता नहीं रखी है डायग्राम में, तो इसको एपी स्क्वायर लिखा जाएगा। अभी एक्चुअली में एपी की वैल्यू क्या निकलेगी वो डायग्राम से देखना है। एपी को दो भागों में देखना है। ओ से पी लेना है, पहले पूरा ओ से पी लेना, उसमें से क्या माइनस करे कि एपी बचे तो ओ ए माइनस करना है। माइनस क्या करना है, ओ ए करना है। एक बार और देखिए इसको, एपी की वैल्यू निकालना है तो ओ से पी लेना है, उसमें से ओ ए माइनस करेंगे तो बचेगा वो एपी बचेगा। अभी ओ से पी क्या दिख रहा है, आर माइनस ओ से एल, यहाँ ओ से ए एल आएगा। कहाँ से आया एल, तो देखिए ये ए और बी के बीच की दूरी 2l है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, एल होगी और ये भी क्या होगी, एल होगी। तो इस तरीके से ओ ए क्या आएगा, एल आएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर रखना है। तो E1 इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में क्यू के अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। अभी मैं माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने वाला हूँ। माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको E2 से रिप्रेजेंट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में क्यू के अपॉन में BP स्क्वायर, क्योंकि वो R जो होता है दूरी का काम, ये R स्क्वायर का काम यहाँ से B से P तक का आएगा, तो B से P तक की दूरी को BP स्क्वायर। अभी अगर BP की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगी, फिर से इसको तोड़ना है दो भागों में। O से पहले O से P लेना है प्लस O से B लेना है, ये प्लस में आएगा। डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम से ही नोट करना है। अभी अगर देखा जाए तो O से P फिर से R आना है प्लस O से B, फिर से यहाँ पे OB की वैल्यू क्या है, L है। तो ये इस तरीके से वैल्यू अपने को ऊपर रखना है। तो E2 इक्वल में आना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड बनी। अब आ जाती है परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी तीव्रता, तो ज़्यादा E1 है, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए E1 ज़्यादा होगा, और ये माइनस क्यू आवेश इस पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है, तो ये जो E2 जो होगा वो कम होगा इससे E1 से। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी कि चूँकि E1 ग्रेटर देन E2 या E1 E2 से बड़ा है तो परिणामी तीव्रता क्या बनेगी, परिणामी तीव्रता बनना है यहाँ पे E इक्वल में E1 माइनस E2। अभी क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू रखना है। तो यहाँ से इसको क्लियर समझे, E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे रखना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। तो E इज इक्वल में आना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 डॉट में क्यू के अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यह वैल्यू रखी। अगली स्टेप में कॉमन देखना है कि कॉमन दोनों में क्या चीज़ें आ रही है। कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्यू कॉमन है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 जब कॉमन निकालेंगे तो 1 के अपॉन में यहाँ पे 1 बचना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, यहाँ पे भी 1 के अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए एक प्रोसेस होती है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का एक फॉर्म दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लस और माइनस, तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर आना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनने वाला है, क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में ब्रैकेट में बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये इस फार्मूले से क्लियर करें ज़रा, इस फार्मूले से बनेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर आना है। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इस वाले का प्लस वाले का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाले का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूले देखना है फिर से, एक ए प्लस बी वाला फॉर्म है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो पहले प्लस वाले की बात करते हैं। ई इज इक्वल में क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये किस तरीके से बना, इसको क्लियर करें। क्या होगा, माइनस की वजह से चेंज होंगे, आर स्क्वायर प्लस होगा लेकिन इस माइनस से माइनस हो जाएगा। ऐसे कैसे, एल स्क्वायर प्लस होता है लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। और जब माइनस का फॉर्मूला देखते हैं तो माइनस 2ab बनता है, तो वो माइनस और ये माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 2RL और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्लियर करें। अगली स्टेप में क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहना है डॉट में। यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 0 हो रहा है, तो बचेगा 2RL और 2RL तो बनेगा 4RL। क्या बनेगा, 4RL के अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको 4RL को थोड़ा एडजस्ट करना है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखने वाला हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में 2 मैंने बाहर रखा है और एक 2 के साथ में 2QL लिया है मैंने और डॉट में R रखा है। ये इस तरीके से क्यों करा है, क्योंकि मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अभी बताया था बेसिक, ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये P की वैल्यू होती है। तो पहले इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। 2 इंटू ब्रैकेट में 2 के साथ में Q लेना है यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा, QL और R मैंने पीछे रखा है। अभी अपने को पता है बट P इक्वल होता है 2QL, यह वैल्यू यहाँ रखना है। तो E इक्वल में आना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में 2PR और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना, ये बड़े वाले द्विध्रुव के कारण है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू अगर आर से बहुत ज़्यादा छोटी बता दी जाए, इसका मतलब आर 0 होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो उसके लिए इसको आगे और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा के कि यदि R ग्रेटर देन L, मतलब R का मान L से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसका मतलब कि L क्या होता है, 0 होता है उस केस में। तो अगर L 0 होगा यहाँ से, तो R की घात 2 R स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर है, तो R की पावर 4 बनेगी। तो यहाँ पे स्टेप क्या बनना है, E इज इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में 2PR के अपॉन में आएगा R की पावर 4 आएगा, है ना। किस तरीके से, क्योंकि L 0 होगा, जब L 0 होगा तो R की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो R की पावर 4 बनेगा, एक R से एक R कैंसिल आउट होगा। तो E इक्वल में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में 2P और R की पावर 3। इस तरीके से ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने डेरिवेशन पढ़ा है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और सबसे बढ़िया है इसको करने की, प्रैक्टिस करने का तरीका है कि आप डायग्राम से इसकी प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें डायग्राम से हो रही है, यहाँ मैथमेटिकल पार्ट है, ये मैथ्स वाला पार्ट है, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो होती है और इसके बाद ये केस जो बनता है, ये सब डायग्राम में आप लोगों को दिखा रखा है। तो ये चीज़ें डायग्राम से करें, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन आगे और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।